मिस्टर आतिफ, तुम हमें नहीं जानते। तुम पछताओगे। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हमारा नाम सेठ फाजिल अली खान है और हमारी पहुंच कहाँ तक है ये तेरी सोच है। उसकी सारी बकवास का आतिफ पर इतना असर भी नहीं हुआ था जितना किसी के कान में मच्छर की पुनपुनाहट से हो सकता है। वो इत्मीनान से बोला, सेठ फाजिल खान, क्या तुम मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सकते हो ताकि तुम्हें रिहा करके मैं अपनी बहन के सामने सुरखरू हो सकूं। मत कहो उसे अपनी बहन। जो सलूक तुम उसके साथ कर चुके हो उसके बाद शायद वो तुम पे थूकना भी पसंद न करे। हाँ, ये तो है। आतिफ के इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। बहनें भी भला भाइयों पे थूकती हैं। तेरे जैसे भाई की मौजूदगी में किसी दुश्मन की कमी महसूस नहीं हो सकती। देख सेठ, मैं अपनी लाडली बहन से वादा कर चुका हूँ कि उसके बाप पर तशद्दुद नहीं करूँगा, लेकिन याद रहे ये वादा मेरी अपनी ज़ात तक महदूद है। बाकियों को शायद इस वादे की अहमियत का एहसास ना हो। तुम हमें धमका नहीं सकते। आतिफ के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि फाजिल खान हकला गया था। धमकी वो देते हैं जो अमल ना कर सकते हों। फाजिल खान ने अपने खुश्क होते होंठों पे ज़बान फेरी। हम बेगुनाह हैं। आतिफ के होंठों पे धीमी सी मुस्कुराहट उभरी और वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे यकीन दिलाओ ना। को कैसे? फाजिल खान का एतमाद चकनाचूर हो चुका था। देखो सेठ साहब, इस्माइल शाह के खिलाफ हमने फंदा तैयार किया था और उस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ थे। इस्माइल शाह के ऊपर तुम्हारे आदमियों ने हमला किया जिसमें गलती से मेरे आदमी जख्मी हो गए। यहाँ तक मुझसे मुत्तफिक हो, ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि हमें तुम्हारी कार्रवाई का पहले से इल्म था, इसलिए हमला हमारे आदमियों ने किया होगा। उस बंदे को तो आप जानते ही होंगे। आतिफ ने उसकी जानिब बख्श के शनाख्ती कार्ड बढ़ाया। ये बिल्कुल सही पहचाना। आतिफ ने लुकमा देते हुए कहा, ये छोटी का मुहाफिज ही है, वही जिसे पिछली मुलाकात में इस्माइल शाह बेहोश करके भाग गया था। हो सकता है उसने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर यह हमला किया हो, मुमकिन है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे आदमी ने भी फायरिंग की है और वो भी तुम्हारा मुलाजिम है। क्या भला सा नाम है उसका? आतिफ ने सोचने की अदाकारी की। कोड़ल? फाजिल खान ने गड़बड़ाते हुए लुकमा दिया। जी वही कोड़ल। अब उसने क्यों फायरिंग की? वो भी उसे भी इस्माइल शाह ने बेहोश किया था। शायद दोनों ने मिलकर इस्माइल शाह को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया हो। गुड। आतिफ ने समझने वाले अंदाज में अपना सर असबात में हिलाया। ये मसला तो समझो हल हो गया, लेकिन दरियाफ्त तलब बात यह है कि इन दोनों को बम से किसने उड़ाया। शायद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुदकशी कर ली हो। कहानी कोई ख़ास दिल को तो नहीं लगती, मगर मानी जा सकती है। असल प्रॉब्लम इस चीज़ की है। इस मर्तबा आतिफ ने जेब से रिमोट कंट्रोल निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। उस पर भी गलती से तेरे मुलाजिम की उंगलियों के निशान हैं। मेरी मुराद नूरल से है, जो इस वक्त हमारी हिरासत में है। इस मर्तबा फाजिल खान से कोई बात नहीं बन पाई थी। उसका झुका सर देखकर आतिफ ने पूछा, तो इस बारे क्या ख्याल है सेठ साहब? वो मेरा जानी दुश्मन है और ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। यानी तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है? जुर्म कौन सा? इस्माइल शाह जिंदा है। एसआई के 2 बंदे हॉस्पिटल में हैं, जबकि बख्श और कोड़ल हलाक हो चुके हैं। ये इतना संगीन जुर्म नहीं है कि एसआई मुझे अपनी हिरासत में रखने की ज़रूरत महसूस करे। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का केस है और आपको पुलिस के काम में दखील नहीं होना चाहिए। सही कहा। तुम्हें इस वजह से हिरासत में नहीं लिया गया। फिर? इस मर्तबा फाजिल खान का लहजा हैरानी से पुर था। ये रिमोट कंट्रोल बम तुम्हें कहाँ से मिले? ये बाजार से खरीदे हैं। फाजिल खान, हर झूठ तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा करता जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, दुकान का नाम बताओ। आतिफ ने होंठ भींचते हुए पूछा। मगर उससे पहले कि फाजिल खान जवाब देता, एक आदमी ने अंदर दाखिल होकर कहा, सर, कोई डेवी नामी आदमी फाजिल खान से बात करने पे मुसिर है। इरफान, तुम काके हो? आतिफ हंस
खशमगीन लहजे में दरियाफ्त किया। सर, वो कोई अहम बात करना चाहता है और मेरा ख्याल है फाजिल खान चालाकी के अंजाम से वाकिफ होगा। ओके, फ़ोन ले आओ, उसे कहते हुए वो फाजिल खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि हम तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ हो चुके हैं और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि ब्लैक लिक्विड के जितने राज तुम्हारे पास हैं हमारे हवाले कर दो, शायद तुम्हारी सज़ा में तखफीफ हो जाए। उसके साथ वतन के असल मुजरमों की गिरफ्तारी में भी हमें तुम्हारे तावन की ज़रूरत होगी। अब भी मेरे अंदाजे के मुताबिक ब्लैक लिक्विड का कोई नुमाइंदा ही तुमसे बात करना चाहता है। उससे नॉर्मल लहजे में बात करनी है, उसे तुम्हारी गिरफ्तारी का इल्म नहीं होना चाहिए। जवाबन फाजिल खान खामोश रहा था, मगर उसके चेहरे पे छाने वाले असरात उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रहे थे। उसी वक्त इरफान अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल उसने कान से लगाया हुआ था। सर, ये लें, सेठ साहब से बात करें, उसने मोबाइल फाजिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सेठ साहब, डेवी साहब बात करना चाहते हैं। फाजिल खान ने खुश्क होते लबों पर जबान फेरते हुए मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। हेलो, फाजिल खान स्पीकिंग। उसके लहजे की घनगर्ज और तनतना जाने कहाँ गायब हो गया था। सेठ साहब, खैर तो है? खफा खफा से लग रहे हो, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे और तुम्हारे मुलाजिम भी काफ़ी बदतमीज़ हो गए हैं। नहीं डेवी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप हुक्म करें। असल में कुछ दिनों के लिए मुझे कराची से बाहर आना पड़ गया है। तो अच्छा, दफ़ा करो सेठ साहब, काम की बात सुनो, डेवी कता कलामी करता हुआ बोला। यूं करें कि किसी को कहो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी को आज़ाद कर दे, गरीब बंदी पड़ी है। ये ना हो बंदी बंदी ही पार हो जाए। ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी खूबसूरत बेटी भी हमारे पास है। दिल तो बहुत चाहता है कि उसे, मेरा मतलब है, खैर छोड़ो, आप समझ गए होंगे। यूं भी रात के टाइम शबाब सामने हो तो उल्टे सीधे ख्यालात का आना फितरी बात है। बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारी ज़बान बंद रहे, वरना शायद दोबारा तुम्हारी वाइफ को जिंदा ना छोड़ा जा सके। और तुम्हारी बेटी, वो फ़िलहाल तो महफूज है और जब तक तुम चाहोगे महफूज ही रहेगी। डेवी, तुम बहुत बुरी मौत का इंतखाब किया है अपने लिए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मरने को किसका दिल करता है? ये तो सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे किया गया है। गो तुम्हारे पास कोई ख़ास राज नहीं है, लेकिन फिर भी राज तो राज होते हैं ना। और जब मैं वादा कर रहा हूँ कि खामोशी तुम्हारी बीवी की जान और बेटी की, वो क्या कहते हो तुम मशरकी लोग, हाँ, इस्मत बचा सकती है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि गूंगा बनने में कोई नुकसान है। मेरी बेटी को छोड़ दो, वादा करता हूँ कि मेरी ज़बान से तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जान ही चली जाएगी ना तो परवाह नहीं, वो हमारे पास ही महफूज है। मिस्टर डेवी, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी खिदमत का ये सिला दिया। गुड बाय सेठ साहब, मेरी बात याद रखना, और ये भी कि तेरे मुंह खोलने की बात हम तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। शायद तुमसे इंक्वायरी करने वाला दरपर्दा हमारा आदमी ही हो। हमारी पहुंच से यकीनन तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे। डेवी ने रब्ता मुनक़ते कर दिया। फाजिल खान, गद्दारी कभी खिदमत का रूप नहीं धार सकती। तारीख उठाकर देख लो, मीर सादिक और मीर जाफिर जैसे गद्दारों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ करता। आतिफ साहब, उन्होंने मेरी गुड़िया को अगवा कर लिया है। वो तेरी बहन भी तो है, सुन लिया है मैंने। छोटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो तेरी बेटी है और तेरे जराइम की सज़ा उसे भुगतनी पड़ रही है। आतिफ, मेरी बेटी को बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, एक लफ्ज़ भी नहीं छुपाऊंगा। तुम कुछ बताओगे तो हम उन्हें पकड़ सकेंगे ना। वैसे हमें क्या मालूम कि ये डेवी कौन ज़ात शरीफ है और ये कहाँ मिलेगा। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। गुड़िया उनके कब्ज़े में है, हो सकता है आप भी उनके आदमी हों। फाजिल खान, मुझे उगलवाने के कई तरीके आते हैं, आजमा लो, सारे आजमा लो। गुड़िया के लिए मैं बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। फाजिल खान के लहजे में ऐसी बात ज़रूर थी कि जिसने आतिफ को सोचने पे मजबूर कर दिया। कुछ सोचकर वो बोला, डेवी के बारे तो कोई कुलियो दे सकते हो ना।
अमरीकी है। दरमियाना कद, क्लीन शेव, ब्राउन बाल, तोते की चोंच की तरह नाक, छोटी छोटी नीली आंखें, उर्दू अच्छी तरह समझ बोल लेता है। ओके, मैं मुसव्वर को भेजता हूँ, उसकी मदद कर देना। उसके अलावा अगर किसी आदमी के हुलिये से वाकिफ हो तो उसकी तस्वीर भी बनवा देना। बाकी बातें छोटी की बाजियाबी के बाद होंगी। वो मेरी बीवी भी घर में, सुन लिया है मैंने। तुम अपना काम करो, वहाँ मैं अपने आदमी भेज देता हूँ। आतिफ ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए मगर फिर कुछ सोचकर रुकता हुआ बोला, एक और बुरी खबर भी सुन लो। जिस कोठी से हमने तुम्हें गिरफ्तार किया था वो भी धमाके से उड़ा दी गई है। शायद ये भी तेरे करम फरमाओं का काम है। फाजिल खान खामोश रहा था। बेटी के अगवा के मुकाबिल सारे गम हीज थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।